नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 6 दक्षिणी और पश्चिम राज्य से होते हुए बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में प्रवेश कर गई। 3570 किलोमीटर का पैदल मार्च राज्य में बोरगोन गांव से शुरू हो गया, जहां राहुल गांधी को बहन प्रियंका गांधी का साथ मिला। प्रियंका गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो गई हैं। मध्य प्रदेश में पहुंचते ही राहुल गांधी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बुरहानपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में एक सभा में कहा कि मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीते थे, हमारी सरकार थी, बीजेपी ने करोड़ों रुपए देकर 20 से 25 भ्रष्ट विधायकों को खरीद लिया और सरकार बना ली। राहुल ने कहा कि बीजेपी पहले डर फैलाती है, फिर हिंसा, लेकिन हिंदुस्तान में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के पहुंचते ही राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर तीर चलाए। बुरहानपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में एक सार्वजनिक रैली में बोलते हुए राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों की आलोचना की, जिसमें उन्होंने महंगाई, अग्निवीर योजना में कथित खामियों और सरकारी संस्थाओं के निजीकरण की ओर इशारा किया। उन्होंने संबोधन में कहा कि नोटबंदी और जीएसटी कोई नीति नहीं है, ये एक हथियार है। ये ऐसे हथियार है जिनका इस्तेमाल छोटे व्यापारी, किसान, मजदूरों और एमएसएमई को मारने के लिए किया गया है। इसने व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। राहुल ने सभा में कहा कि मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीते थे, हमारी सरकार थी, बीजेपी ने करोड़ों रुपए देकर 20 से 25 भ्रष्ट विधायकों को खरीद लिया और सरकार बना ली। मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत गए, हमारी सरकार थी और करोड़ों रुपए लेकर 20-25 भ्रष्ट विधायकों को खरीद लिया और सरकार बना ली। मेरा कहना है, हमने भारत जोड़ो यात्रा क्यों शुरू की? क्योंकि सब लोकतांत्रिक रास्ते बंद थे। लोकसभा बंद, चुनाव का रास्ता बंद। मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत के आए। प्रेस का रास्ता बंद। बाकी जो संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको सबको आरएसएस, बीजेपी ने पकड़ रखा है, अपने लोग भर रखे हैं। नई सेना भर्ती योजना पर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार और भारतीय सेना के बीच एक पवित्र रिश्ता था, लेकिन अब मोदी की अग्निवीर योजना ने इस रिश्ते को तोड़ दिया। 4 साल की सेवा के बाद ये अग्निवीर बेरोजगार हो जाएंगे। राहुल ने आरोप लगाया कि सभी संस्थाओं को आरएसएस, बीजेपी ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है। हमने सोचा एक ही रास्ता है, इसलिए हम सड़क पर उतरे, लोगों से सीधा जाकर मिले, उनकी बात सुने और छोटे व्यापारियों से भी मिले। राहुल गांधी बोले कि हमें लगा हिंदुस्तान में नफरत, डर और हिंसा का माहौल बीजेपी के लोगों ने बना दिया। चाहे जनता की आवाज, किसान की आवाज, छोटे व्यापारियों और मजदूरों की आवाज हो, हमने पहले इसे राज्यसभा, लोकसभा में उठाने की कोशिश की। किसानों के 3 काले कानून आए, पीएम मोदी ने नोटबंदी की। आप किसी भी छोटे व्यापारी से पूछो, आज मैं उनके साथ चल रहा था, उनके सारे बिजनेस बंद हो गए। 5 अलग अलग जीएसटी, 28% तक टैक्स लागू किया गया, जिससे आम आदमी की कमर टूट गई है। राहुल ने कहा कि यात्रा हमने कन्याकुमारी से शुरू की थी। जब हमने यात्रा शुरू की तो विपक्ष के लोगों ने कहा था कि हिंदुस्तान 3600 किलोमीटर लंबा है, ये पैदल नहीं नापा जा सकता। हम मध्य प्रदेश में आए, यहाँ 370 किलोमीटर चलेंगे, हम श्रीनगर में तिरंगा लहराएंगे, इसे कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि नफरत, हिंसा और डर हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ ये यात्रा है। यात्रा का लक्ष्य किसान, मजदूर और युवाओं के मन से इस डर को हटाना है। इस हिंदुस्तान में किसी को डरने की जरूरत नहीं। राहुल ने कहा कि जब यूपीए की सरकार थी तो गैस सिलेंडर का दाम 400 रुपए था और अब 1200 रुपए हो गया है। आज पेट्रोल के दाम 100 से 150 हो गए हैं, पहले 50 रुपए थे। ये पैसा कहाँ जा रहा है? 3-4 उद्योगपतियों के जेब में ये पैसा जा रहा है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि हम अपने मन की बात नहीं करते, आपके मन की बात सुनते हैं। किसानों, युवाओं, व्यापारियों के मन की बात सुनते हैं, दिन भर सुनते हैं। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा अब तक 32 जिलों से गुजर चुकी है। 120 यात्री राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं।
इन 120 में से करीब 1/3 महिलाएं हैं। राहुल 28 नवंबर को 40 मिनट के लिए इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 18 से 20 सवाल लेंगे। 77 दिन में ये 7वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दरअसल मध्य प्रदेश की 5 लोकसभा सीटें भारत जोड़ो यात्रा के मार्ग में आती है। खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन और देवास, इन सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस यात्रा का फोकस रूट उन 16 विधानसभा सीटों पर भी है जिन पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। पार्टी 2023 के विधानसभा चुनाव में सभी 16 सीटों पर जीत का लक्ष्य लेकर चल रही है। कांग्रेस ने राज्य में 2018 का विधानसभा चुनाव जीता था, लेकिन कमलनाथ के नेतृत्व वाली उसकी सरकार 2 साल बाद गिर गई थी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया 20 से अधिक विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद राज्य में बीजेपी की सरकार बनी। फिलहाल राहुल की यात्रा को जगह जगह समर्थन मिल रहा है, लेकिन ये समर्थन वोटों में कितना तब्दील होगा, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। तो भारत जोड़ो यात्रा को जगह जगह समर्थन मिल रहा है, लेकिन ये जन समर्थन वोटों में कितना तब्दील होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसके साथ ही राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में एंट्री के साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा और ये भी कहा कि अन्याय का हिंदुस्तान, इसके क्या मायने हैं ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। कंचन द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, बहुत स्वागत है आपका। ओमकार नाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत है आपका। कुमार श्रीकांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत ओमकार जी आपके साथ करते हैं। सर, ये अन्याय का हिंदुस्तान, इसका थोड़ा मतलब हम समझने की कोशिश करेंगे। किस संदर्भ में कहा गया, क्या कहना चाहते थे, क्या बताना और क्या समझाना चाहते थे इस देश की आवाम को राहुल गांधी? एक छोटे से उदाहरण के साथ अपना काम शुरू करूंगा। आज ही अखबार में आपने पढ़ा होगा, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी जी की तुलना जो है सद्दाम हुसैन से की। तो ये जो नफरत है, ये जो नफरत जोड़ी जा रही है, हम इसको तोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का मतलब ये है, विचारधाराओं की भिन्नता होनी चाहिए, लेकिन विचारधारा में दुश्मनी आ जाए वो चीज नहीं होनी चाहिए। कोई एक तबका बुरी तरह से प्रभावित हो वो नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक जितनी संस्थाएं हैं सब पर कब्जा किया जा रहा है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो सीबीआई हो, इवन जो कोर्ट है उसको भी प्रेशराइज करने की कोशिश की जाती है। गाय बेगाय प्रेशराइज कर लेते हैं, गाय बेगाय नहीं कर पाते हैं। तो हम इन सब चीजों को बचाना चाहते हैं और इसीलिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है कि वो जनता के समक्ष जाके बताएं, क्योंकि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और सदन के अंदर कोई बहस नहीं कराते हैं, किसी चीज में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करने देते हैं। सीबीआई और ईडी की जो जांच दुनिया भर के लोगों को डराया धमकाया जा रहा है वो कर रहे हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी और उसको तोड़ दिया गया। तो जो इस तरह की चीजें जब हो रही हैं तो लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रहेगा, लोगों में कैसे प्रेम की भावना रहेगी? विपक्ष हमेशा से रहा है और विपक्ष का काम है सरकार को जगाना, सरकार की नीतियों की आलोचना करना। मैंने आपसे अन्याय का समझने की कोशिश की थी कि अन्याय का हिंदुस्तान का क्या मतलब है। यही अन्याय है, यही अन्याय है कि लोगों को अपना अधिकार नहीं मिल रहा है। ये अन्याय नहीं तो और क्या है? भारतीय जनता पार्टी तो इसे कह रही है कि ये देश का अपमान करने की कोशिश की है। महाराष्ट्र में जाते हैं तो वीर सावरकर का अपमान करते हैं और मध्य प्रदेश में आते हैं तो देश का अपमान करते हैं। ये बताइए, वीर सावरकर का अपमान क्या उन्होंने किया? उन्होंने तो फैक्ट बताया ना। आप जब किसी की आलोचना करते हैं और आप जब किसी आलोचना करते हैं तो आलोचना सुनने की भी बाधा रखिए। आज के युग में जब नेहरू जी नहीं जीवित हैं, नेहरू जी ने जो करना था वो कर दिया। नेहरू जी की बात को लेके अगर आप आज बैठ के और तरह तरह की बातें करेंगे तो जो आपके पूजित नेता हैं, जो आपके पूज्य नेता हैं, उनकी भी तो कमियां निकाली जाएंगी ना। और कमियां निकाली जाएंगी तो उन्होंने तो कहा नहीं कि बड़े गड़बड़ थे, उन्होंने कहा उन्होंने माफी मांगी थी और माफी मांगी थी वो सच है, पब्लिक डोमेन में है। तो हम अगर ये कह रहे हैं तो कौन सा बुरा कर रहे हैं? सवाल इस बात का है, आप कुछ भी कहो
ठीक है, आप किसी को सद्दाम हुसैन बना दो, आप किसी को कुछ कह दो, किसी को आप क्या कहते हैं गलत बता दो। नेहरू जी जो फाउंडर ऑफ इंडिया है, जिन्होंने इस देश में जितनी संस्थाएं बनाई उसको या फिर सरकार बेच रही है और या फिर उस सरकार को क्या कहते हैं ये उनको आगे बढ़ा के काम कर रही है। जो योजनाएं बनाई उसी योजना पे चल रहे हैं। आज तक कोई एक नई चीज इन्होंने नहीं बनाई। जितनी हैवी इंडस्ट्रीज का क्या कहते हैं उन्होंने इंट्रोडक्शन किया यहाँ पे, जो आज BHL और जो NTPC और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसी संस्थाएं बनाई उन्होंने, LIC जैसी संस्थाएं बनाई, इन सब को आप जो है बेचने के कगार पे डाल रहे हैं। रेलवे आधा बेच दिया आपने, कुछ बचा है वो भी चला जाएगा। कंचन जी ये कह रहे हैं कि देखिए राहुल गांधी ने कौन सा अपमान कर दिया जो आप इतना हो हल्ला कर रहे हैं। कह रहे ना वीर सावरकर का अपमान किया ना देश का अपमान किया, फिर क्यों इतना चिल्ला रहे हैं आप लोग? जी नेहा जी, देखिए बात ये है ना कि ये जो गांधी परिवार का जो कल्चर रहा है ना, वो हमेशा अपमान करने का रहा है। चाहे फिर वो उनके पिताजी हो, चाहे फिर वो स्वयं राहुल गांधी जी हो, उन्होंने भी एक बहुत बड़े नेता का अपमान किया है। तो मैं बिल्कुल ही सहमत हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता से। तो बिल्कुल उनके लिए बहुत सहज बात है अपमान करना, बहुत सहज बात है किसी के लिए कुछ भी बोलना, बहुत सहज है ये सब। इसलिए इसमें हम बिल्कुल भी अन्यथा उनकी बातों पर नहीं लेंगे। बाकी ये नहीं जानते कि सावरकर साहब ने किया क्या है। बाकी नेहरू जी की तुलना में अगर देखा जाए तो सावरकर साहब के लिए, सावरकर जी के लिए जो बातें होती हैं वो कांग्रेस पार्टी को सूट करती हैं, क्योंकि वो भारत के हित में कभी सोचते ही नहीं। भारत के जो वीर भारत के लिए लड़े या देश के लिए जो लड़े, उनके लिए वो वीर है ही नहीं। क्योंकि जो लोग हमेशा कांग्रेस के टुकड़ों पर रहते रहे, जो लोग कांग्रेस की अध्यक्षता में रहते रहे, क्योंकि शायद ये मालूम हो या ना मालूम हो कि कांग्रेस की जड़ कहाँ से शुरू होती है और किसने इसका नाम रखा, किसने शुरुआत की है, शायद कांग्रेस के प्रवक्ता को पता ना हो। तो ये लोग तो इनके लिए बहुत सहज बातें हैं। बाकी मैं जो एक बात कहूंगी कि जो अपमान का सिलसिला है ये इनके बुजुर्गों से चला आ रहा है। अभी मैं यात्रा पर आ जाती हूँ। यात्रा जिस प्रकार की हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यात्रा को देखते हुए। बहुत सारी ऐसी नेहा जी ऐसी चीजें हो रही है, ऐसी चीजें घटित हो रही है जिसको जनता देखकर अब जो और भी रीलॉन्चिंग वाली प्रक्रिया हो रही है वो और डाउन प्रक्रिया में चला जा रहा है। राहुल जी जो कर रहे हैं वो जनता और भी ज्यादा अच्छी तरीके से भाग पा रही है। ये भले ही कुछ भी रीलॉन्च उनको कर रहे हो या फिर गांधी परिवार को फिर से ये दिखाना कि भाई नहीं हम तो शहंशाह हैं, हम फिर से आएंगे। और एक बात मुझे बड़ी गजब की लगती है, जिस समय आदरणीय अमित शाह जी चुनाव के टाइम पर जनता से मिलने के लिए जब जाते थे तो ये लोग कहते थे अरे देखो अमित शाह जी को नीचे उतर करके जमीन पर जाना पड़ा, बताओ घरों घरों में लोगों से मिलना पड़ रहा है। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि अब राहुल जी को सच में, इसको कहते हैं जनता ने उखाड़ करके सच में सड़क पर ला दिया। क्योंकि ये लोग अमित शाह जी को कह रहे थे कि सड़क पर आ गए वो लोग, इतना ज्यादा इन लोगों को। लेकिन मध्य प्रदेश में तो उन्होंने कुछ और बोला, कहा कि जनता ने तो हमें चुना था लेकिन आपने 20 से 25 विधायकों को तोड़ लिया जिससे अपनी सरकार बना ली। नेहा जी ये तो कहने की बात है, ये तो हमेशा कहने की क्या बात है इसमें, ये तो देखा ही है। सरकार तो कांग्रेस की थी ना। नेहा जी सीधी सीधी बात है कि आपकी पार्टी कैसे और आपके विधायक कैसे अगर टूट जा रहे हैं तो इसका मतलब है आपकी पार्टी में खराबी है, आपकी अध्यक्षता में खराबी है, आपके नेतृत्व में खराबी है। वहां तो खराबी रहती है लेकिन जब वो आपकी पार्टी में आते तब अच्छे कैसे बन जाते हैं? मैम ये थोड़ा सा समझाइए मुझे। नहीं, वो अगर टूट करनी, मेरा पॉइंट इस पर है कि अगर वो टूट करके हमारी पार्टी में आ रहे हैं तो ये आपकी गड़बड़ी है कि वो आपकी विधायक किसी और पार्टी, मेरी ही पार्टी में नहीं, भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं, वो किसी भी पार्टी में जाएं। तो इससे एक प्रॉब्लम ये है कि आपकी पार्टी और आपकी अध्यक्षता, आपको किसी और को ब्लेम करने से अच्छा है कि आप अपनी अध्यक्षता को संभालें, अपने नेतृत्व को संभालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से ऐसा कभी नहीं होता, ऐसी चीजें नहीं आती। हम कभी नहीं कहते कि हमारा नेता चला गया तो ये किसी और की खराबी है। नहीं भाई, ये हमारी खराबी है, हमारी कमी है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारे नेतृत्व में कहीं कोई कमी आ रही है। कुमार श्रीकांत जी, वाकई कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा से मजबूती मिल रही है क्या? भारत जोड़ो के साथ साथ कांग्रेस जुड़ पाएगी क्या? जी मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज मिल रही है, बताइए। जी देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा है और इसका फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस को मिलता हुआ दिख रहा है। दूसरी चीज ये है कि जिस राज्य से ये यात्रा गुजर रही है और खास तौर से कर्नाटका को देखिए, महाराष्ट्र में जो पार्टी में स्प्लिट होने वाला था और कर्नाटक में जो दो अलग अलग धड़े बने हुए थे, आप देखेंगे कि वो दोनों धड़े एक साथ आकर राहुल गांधी के लिए काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज सबसे खास बात यह है कि पूरी यात्रा का संयोजन उन लोगों को दिया जा रहा है जो लोग लगातार राहुल गांधी से भाग ही रहे हैं।
आप सोचिए कि जिन 7 लोगों को नोटिस मिला राजस्थान में, उनमें से 3 लोगों को ये कार्यभार दिया गया कि इस पूरी यात्रा का संयोजन वो करेंगे जब राजस्थान में यात्रा जाएगी। तो देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यात्रा बेहतर चल रही है। और एक दिन में अगर आप 20 किलोमीटर चल रहे हैं, देखिए राजनेता के तौर पर देखिए, अगर कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर चल रहा है तो आप राजनीति से इतर उसकी थोड़ी तो इज्जत करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी, और मुझे देखिए 2 यात्रा याद आती है। एक इंदिरा गांधी ने बेल्लारी की यात्रा की थी और दूसरी यात्रा पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने की थी, और चंद्रशेखर जी की पैर में दिवाइया तक फट गई थी। वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पूरी यात्रा अगर आप देखिए, अटक से कटक की यात्रा जो थी चंद्रशेखर, उसमें देश की राजनीति को समझने की कोशिश की थी। और जवाहरलाल नेहरू ने भी देश की यात्रा की थी, गांधी ने भी देश की यात्रा की थी। और अगर राहुल गांधी देश की यात्रा कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि उसका सम्मान करना चाहिए। और कांग्रेस अगर इस यात्रा से जुड़ रही है तो एक विपक्ष को नई जान मिलेगी, विपक्ष में जान छूटेगी। और मुझे लगता है कि सबसे खास बात यह है कि आने वाले दिनों में हमें विपक्ष ज्यादा सशक्त दिखेगा, क्योंकि इस वक्त सत्ता में कहीं ना कहीं अहंकार और कहीं ना कहीं मद दिखता है, जो जिसको सीधे चुनौती अगर राहुल गांधी दे रहे हैं। मैं अपनी पूरी बात करता हूँ। देखिए, दूसरी चीज आपने एक बहुत ओमकार जी ने एक सावरकर को लेकर बात कही, उसके बाद कंचन जी ने सावरकर को लेकर कहा। देखिए, दूसरा पक्ष मेरा ये मानना है कि सावरकर को लेकर अगर आप बात करते हैं तो आपको थोड़ा इतिहास का ज्ञान होना चाहिए। भाभा जेल में नेहरू जी बंद थे और राजनीतिक प्रिजनर पहली बार बने थे। और नेहरू जी को अगर आपको याद हो तो 48 घंटे के लिए बाकी कैदियों के साथ रख दिया था। तो नेहरू जी के पिता हैं, वो बौखला गए, परेशान हो गए, इंग्लैंड चिट्ठी लिखने लगे। वो निकल करके 14 दिन नहीं रहे थे, वो मालूम है ना आपको, 14 दिन नहीं रह पाए थे और निकल करके बाहर आ गए थे। मैं क्या, मेरी बात पूरी होनी दीजिए ना। नहीं, मेरी बात पूरी होनी दीजिए ना। देखिए, मतलब संवेदनात्मक तो ढंग से करिए। आप पत्रकार हैं, आपको ये पूरे फैक्ट मालूम होने चाहिए कि नेहरू जी कितने दिन रहे हैं। मुझे बोलने देखिए, आपके भी फैक्ट करेक्ट कर दूंगा। वातावरण होता था। नेहरू जी को आप गंगू तेली कह रहे हैं। सुनिए, नहीं, मैं एक मुहावरा रख रही हूँ, गंगू तेली नहीं कह रही हूँ मैं, बस एक मुहावरा के तहत आपको तुलना तो कर ही रही है। सेट कर। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। मेरा मतलब मैं आपके बीच में नहीं बोला। सुन लेते हैं। मुझे लगता है प्रवक्ताओं को बीजेपी ये सिखाती है या नहीं सिखाती है तो क्लास लीजिए और सीखिए कि किसी के बीच में ना बोलिए। पत्रकार साहब देखिए, ये राजनीति वाले पॉइंट आप पर शोभा नहीं देते। आप पत्रकारिता करिए और निष्पक्ष। तो हमको पत्रकारिता मत सिखाइए, आप अपनी राजनीति कीजिए। सुन लेते कंचन जी, मुझे समझ नहीं आता, एक सेकंड, मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग एक सेकंड रुकिए, आप लोग अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम श्रीकांत जी की बात करें, वो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर यहाँ पे बैठे हैं और न्यूट्रल होके, निष्पक्ष होके अपनी बात को रख रहे हैं। आप लोग क्यों दूसरों को पत्रकारिता सिखाने लग जाते हैं? मुझे नहीं समझ में आता। मैम, आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करिए, ओमकार जी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक दूसरे को सिखाने की बजाय बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट, तथ्यों के साथ रखिए ना अपनी बात को। गलत चीजें जाएंगी तो क्या गलत चीज जा रही, बताइए ना, क्या गलत चीज जा रही है? नहीं, इस तरह से नहीं होता ना कंचन जी। उनका क्या ट्रीटमेंट होता था जेल में, है ना, किस प्रकार की चीजें रही है उनके साथ में, ये सोचने वाली बात है। अगर पत्रकार होकर के वो गलत बोलेंगे, मतलब कंचन द्विवेदी, मुझे लगता है कि आपको फेसबुक लाइव करना चाहिए और फेसबुक लाइव करके आप स्वयं घोषित अपनी बातें बता दीजिए। जब आपको किसी की सुननी नहीं है, इन्होंने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। सुन लेते हैं कंचन जी, मेरी बात पूरी नहीं होने दी। मुझे लगता है थोड़ा इतिहास पढ़ना चाहिए, कुछ चीजें किताबों में। मैं पढ़ के ही बोल रही हूँ, इसीलिए मैंने आपको टोका। आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी, आपने पहले टोक दिया। तो असहज अवस्था में आप खुद हैं। जब आप पहले ही गलत बोल रहे हैं तो पहले ही न टोकेंगे सर। सुन लेते हैं कंचन जी, जहाँ आपको आपत्ति हो आप बताइएगा कि यहाँ पे गलत बोला। सुनने की क्षमता तो रखें हम, कम से कम धैर्य के साथ रखिए अपनी बात। किताब है, मैं अभी उठा के आपको दिखा दूंगा। तो खैर, बहरहाल मैं करने जाता हूँ। दूसरी चीज ये है, 48 घंटे उन्होंने जब जेल में गुजारे तो उनके पिता ने फटाफट जो है इंग्लैंड में चिट्ठी लिखी और उस वक्त के महाराजा को कहा कि इनको निकालिए और बड़ी दिक्कत होगी और ये दोबारा कभी ना। और खास तौर ये है कि देखिए,
नेहरू जी को निकाला गया और नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने माफीनामा था नेहरू जी का, और नेहरू जी ने माफी मांगी और उन्होंने कहा कि मैं कभी यहाँ पर प्रोटेस्ट करने नहीं आऊंगा और मैं कभी सरकार के खिलाफ और खास तौर से उस वक्त विक्टोरिया के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूंगा और मैं शासन के विरोध में नहीं जाऊंगा। ये लिखित है। लेकिन दूसरी चीज है, मैं अपने कांग्रेस के मेरे मित्र हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा, हम बचपन में चिट्ठी लिखते थे कि आई बैक टू से दैट, बचपन में लिखते थे ना जी छुट्टियों के लिए। तो देखिए वो पसमंजर जो था, आप उस वक्त के पसमंजर को देखिए, वो चिट्ठी इसी तरीके से लिखी जाती थी और गांधी जी की तमाम चिट्ठियां जिसमें वो सोचिए कि वो सामने वाले को बता रहे हैं कि मैं आपके नौकर समक्ष हूं, सकक्ष हूं। तो आप ये मुझे बताइए कि ये चिट्ठी के लिखने के तरीके से आप किसी इतिहास का संकलन कर देंगे। देश के संसद में तेलीय चित्र लगा हुआ है सावरकर साहब का, और आपको पता है वो किसने लगाया था? कांग्रेस पार्टी ने लगवाया था। इंदिरा गांधी सावरकर का जिक्र करती हैं, पीवी नरसिम्हा राव सावरकर का जिक्र करते हैं, और न जाने राहुल गांधी को पढ़ाने वाले कौन से टीचर हैं और कहां से टीचर आए हैं जो सावरकर के खिलाफ उनको बुलवाते हैं। आज कौन से टीचर है जो राहुल गांधी को पढ़ा रहे हैं? वो पूछ रहे हैं सवाल। देखिए, जब पूरी बात अगर कोई नहीं सुनता है किसी की, जो कि हमारी बहन भाजपा की जो मित्र है हमारी बहन, इन्होंने जिस तरह से श्रीकांत जी पर हमला बोला बिना सुने, इनका ही नुकसान उसमें हुआ। ये आलोचना सुनना ही नहीं चाहते कि उन्होंने बात सही की है, तो मैं भी सही कह रही थी, वो भी सही कह रहे थे। अरे भाई, बात सुनती आपने क्या आती फेवर की बात कर रहे थे, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं थे। मुझे अच्छा तो लगा ये मैंने कहा आपसे, सुनना शुरू कीजिए, जब सुनिएगा तभी सही जवाब दीजिएगा। देखिए, जो श्रीकांत जी बात बता रहे हैं, हम ये कहाँ कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि सावरकर जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया था। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने का ये मतलब नहीं कि सावरकर जी में कोई कमियां नहीं थी। अगर सावरकर जी इतने ही महत्वपूर्ण थे तो 47 के बाद सावरकर जी 1966 तक जिंदा रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नहीं ऊपर कर पाए। 2, 3, 4, 5, 6 यही नंबर आते थे, इससे ज्यादा नहीं आते। तो लोकप्रियता के मामले में नेहरू जी का सावरकर जी का कोई मुकाबला नहीं। सावरकर जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। अगर न भाग लिया होता और भारतीय जनता पार्टी या हिंदू परिषद या जनसंघ की बात को न माना जाता, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने जब अपनी नेशनल कैबिनेट बनाई थी पहली, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मिनिस्टर न बनाते, डॉक्टर अंबेडकर को मंत्री नहीं बनाते, समझे आप? तो इसलिए उन्होंने एक नेशनल गवर्नमेंट बनाई थी ताकि जो संविधान सभा बैठे उसमें सारे लोगों के विचार आए और वो सब कुछ पूरा हो। और उसमें लोगों ने देश को बनाने के लिए संविधान सभा का पूरा सम्मान किया और एक सर्वसम्मत से नियम कानून बनाए। ठीक है। आज कश्मीर की बात होती है, 370 की बात होती है। 15 अक्टूबर 1949 को धारा 370 को संविधान सभा ने समानता दे दी थी और उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिनिस्टर थे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। उन्होंने अप्रैल 1950 में इस्तीफा दिया था। किस बात पर दिया था? नेहरू लियाकत पैक्ट पर दिया था। उन्होंने 370 पर नहीं दिया। ठीक है सर, मुद्दे से थोड़ा सा हट रहे हैं। कंचन जी कुछ कहना चाह रही हैं, जल्दी से रखिए, फिर मैं श्रीकांत जी का रुख करती हूँ। तो सारी चीजें होती हैं। ठीक है। और ये हम अकेले नहीं, किताबों में लिखा हुआ, इंटरनेट पे लिखा हुआ, आप खोलिए, आपको सब पता लग जाएगा। ठीक है, एक कदम मिल जाएगा आपको हर चीज का। ठीक है कंचन जी, जल्दी से। जी नहीं, मुझे लगता है मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर के ये बात बोलूंगी कि जो नेहरू जी थे उन्होंने केवल राजनीति के लिए चीजें की थी, और जो सावरकर साहब थे उन्होंने केवल देश नीति के लिए सारी चीजें की थी। उन्होंने जो अत्याचार सहे वो देश की स्वतंत्रता के लिए सहे थे, ना कि पारिवारिक व्यवस्था को बनाने के लिए सहे थे। ये दोनों में बहुत अंतर है और ये जनता बहुत अच्छे से जानती है कि सावरकर साहब और नेहरू जी की राजनीति कितनी अलग अलग थी। तो ये समझाने की मुझे बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो ये बिल्कुल हास्यास्पद है जो कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं। बाकी मैं एक बात बता दूं कि आप कितनी भी यात्राएं कर लीजिएगा, कितना भी कुछ कर लीजिएगा, ये जो लॉन्चिंग वाली चीजें हैं वो बिल्कुल काम आने वाली नहीं है। क्योंकि एक बार और आप लोग तो कोशिश ही कर रहे हो, 2014 से कोशिश कर रहे हो, एक बार न जाने क्या। तो आपको कैसे पता कोशिश कामयाब नहीं होगी? कोशिशें तो कामयाब होती है ना कंचन जी, कोशिशें कामयाब क्यों नहीं होगी? बिल्कुल कोशिश तब कामयाब होती है नेहा जी, जब एक सेकेंड रुक जाइए सर, तब कामयाब होती है कब होती है? चीजें आपकी ट्रैक पर हो।
जब चीजें आपकी ट्रैक पर ही नहीं, गाड़ी कब चलेगी? कैसे होती है ट्रैक पे, बताइए थोड़ा सा। जब उसमें ईंधन होगी, तो उत्तर प्रदेश में देखिए ना, ईंधन के नाम पर 2 विधायक हैं इनके पास, कहाँ गाड़ी चल रही है इनकी? कहाँ चलेगी गाड़ी? नहीं चलेगी। तो ये तो सिर्फ वही बात है, जनता ने जब इनको सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया, तब राहुल जी सड़क पे तो आप भी थे कभी, उस चीज को भूल गए क्या आप? सड़क पर ठीक है, लेकिन इस तरीके से नहीं थे ना, जिस तरीके से राहुल जी अब समझ में आ रहा है। हमको हमेशा समझ में आता था और हम हमेशा प्रयास करते थे, इस तरीके से हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठते थे कि कहीं पर नहीं जाना है। ये बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम नेहा जी, इस बहाने जनता के लोग, पार्टी के लोग अब राहुल जी को देख पा रहे हैं। पहले तो लोग देख ही नहीं पाते थे और दर्शन ही कर पा रहे। तो ये जनता जो पीछे पीछे दिख रही है ना, जो लोग भ्रम में आ रहे हैं, चलिए आप मानते हैं जनता है उसके अंदर? नहीं, ये तो मानती हैं उनके पीछे जनता है। प्रियंका जी के पीछे भी जनता थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन क्या हुआ आप जान रही हैं कि क्या हुआ? तो राहुल जी के पीछे भी वही जनता है, वो डिसाइड करेगी कि करना क्या है। कम से कम देख तो है, जैसे हीरो को बुलाया जाता है। मैं कह रही हूँ, जनता को डिसाइड करने दीजिए ना, वो डिपेंड क्या असर होगा या नहीं होगा, इसका फायदा होगा या नहीं होगा, ये वोटों में तब्दील होगी या नहीं होगी, थोड़ा सा तो इंतजार करेंगे ना। 2014 की खाट यात्रा से भी देख लिया था, क्या हुआ? उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, अब भी कुछ नहीं होना है। तो चीजें हैं, ठीक है, लेकिन जब आप में अडवाणी ने भी रथ यात्रा की थी, कुछ नहीं हुआ था, वो भूल गए क्या आप लोग? कुछ नहीं। आप लोगों ने भी बहुत यात्राएं की है, उसका कुछ नहीं हुआ। तुलना बहुत अलग अलग है। तो राहुल जी अगर ऐसे लोगों से मिल करके जाएंगे, आडवाणी जी ऐसे लोगों से मिल करके नहीं जा रहे थे, जो मीरा पाटेकर जैसे लोगों के साथ में नहीं रह रहे थे, जिन्होंने गुजरात में मान ही नहीं बना लिया था। तो ऐसे लोगों से अगर मिलेंगे ना राहुल जी, तो जितने लोग उनके पीछे है ना, वो भी नहीं रहेंगे। तो बहुत डिफरेंट चीजें, बहुत अंतर में आती हैं, और जब अंतर बढ़ता है ना, तो लोगों को पता चलता है कि क्या हो रहा है। तो राहुल जी भले ही लाख यात्राएं कर ले, चाहे खाद यात्रा कर ले, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा कर ले, मैं तो कहूँगी कि भारत जोड़ो छोड़ो, इतना सब टूट गया है, कम से कम कांग्रेस जोड़ो चला दो। ठीक है। कुमार श्रीकांत जी, अब सवाल इस बात को लेकर भी है, देखिए हिंदी बेल्ट में अब प्रवेश कर लिया है इस भारत जोड़ो यात्रा ने। अभी तक हम दक्षिण में ही देख रहे थे, हालांकि महाराष्ट्र में भी गई, अब हिंदी बेल्ट यानी कि मध्य प्रदेश में आ गई है भारत जोड़ो यात्रा। यहाँ पर आपको क्या लगता है, किन किन मुद्दों को जो राहुल गांधी है वो उठा रहे हैं, और कहाँ कहाँ पे वाकई चोट करने की जरूरत है इस यात्रा के जरिए? देखिए, कहीं ना कहीं इस यात्रा का राहुल गांधी और कांग्रेस को दोनों को फायदा हुआ है। दूसरी सबसे खास बात है कर्नाटका को अगर आप देखिए, तो कर्नाटका में वाकई यदि बीजेपी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जो लगातार बन रही थी बसवराज बोम्मई को लेकर, जो पार्टी के अंदर अलग एक खांचा तैयार हो गया था, कुछ धड़ा तैयार हो गया था, जिस तरीके से येदियुरप्पा वो साहब अपना अलग झंडा उठाए घूम रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप मुझे साइडलाइन कर देंगे, मार्गदर्शन मंडल में डाल देंगे, फिर भी मैं ही डिसाइड करूंगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो और जो कांग्रेस 2 धड़ों में बैठी थी और अलग अलग बात चल रही थी, डीके शिव कुमार हो या पूर्व वहां के मुख्यमंत्री हो, लेकिन एक चीज अच्छी की है, एंटी इनकम्बेंसी जो जनरेट हुई थी, उसको कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने वोट के रूप में या फिर कांग्रेस के समर्थन के रूप में उसको तैयार किया है। और देखिए, जो अभी हालिया रिपोर्ट, LIO की रिपोर्ट जो वहां की सरकार ने बल्कि ये निकाली है, वो रिपोर्ट ये बताती है कि उनकी वर्तमान सरकार पे खतरा मंडरा रहा है और कांग्रेस को लेकर लोगों का सुझाव या लोगों का झुकाव बन रहा है। दूसरी चीज, इसमें एक और बात मुझे खास नजर आती है। देखिए, कमलनाथ के नेतृत्व को अब बेहतर तरीके से समझा जा रहा है, और राहुल गांधी ने भी इस बात को इशारों में कह भी दिया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कमलनाथ होंगे। दूसरी चीज है, दिग्विजय सिंह लगातार अब हाशिए पर राष्ट्रीय राजनीति में भी और मध्य प्रदेश की राजनीति पे वो भी लेके ले जा रहे हैं। भले वो कितनी नर्मदा यात्राएं कर लें, उनको भी अब इस बात को पता है कि उनका अवसान का ये समय है। कमलनाथ क्योंकि यस मैन है, इसीलिए यस मैन के चक्कर में उनको राहुल गांधी प्रमोट करे। लेकिन बड़ा जो आपका सवाल है, मुझे लगता है वो राजस्थान में आकर फंस रहा है, क्योंकि अब ये यात्रा चलेगी और उनमें गहलोत साहब भी होंगे और पायलट भी होंगे। देखिए, 2 ऐसे वाक्य हो गए जहां गहलोत और पायलट आमने सामने आने के बावजूद भी एक दूसरे के तरफ मुस्कुरा कर देखा भी नहीं है। तो जो तलखी है, राजनीतिक तलखी,
वो भी नजर आ रही है। तो उस तलखी को क्या राहुल गांधी अपने चातुर्य से दूर कर पाएंगे, ये भी राहुल गांधी पर एक बड़ा मतलब उनके बोझ रहेगा कंधे पर। देखिए हिंदी पट्टी में, देखिए इस बात का लगातार हम लोग अलग अलग चैनलों पे इस बात को कह भी रहे थे कि जहां चुनाव है वहां राहुल गांधी अपसेंट है। हिमाचल में कांग्रेस को एज था, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी और पार्टी अगर वहां नहीं जा रही है तो एज और डाउन हो रहा है। गुजरात में कांग्रेस बिल्कुल सिफर थी, गायब थी। 2 जगह वो अब भाषण देने आए जहां पर कांग्रेस का अच्छा वोट बैंक है। तो राहुल गांधी चुनावों से भाग रहे हैं और ये आरोप भी उन पे लग रहा है कि चुनाव भाग यात्रा है। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, चुनाव से भागने की यात्रा है। वो चुनाव नहीं चाहते, वो किसी प्रकार की लेगेसी को कतल नहीं करना चाहते, वो किसी प्रकार के बोझ को लेकर नहीं चलना चाहते, वो किसी दायित्व का निर्वाहन नहीं करना चाहते। तो मुझे लगता है कि जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन से फुल टाइम पॉलिटिशियन बनने की जो अब उनकी राह है वो और दुरूह होगी और कठिन होगी। और अब क्योंकि उनके सामने अगर वो 6 राज्य घूमते हैं तो इन राज्यों में क्या होने वाला है। गुजरात अगर वो हारते हैं, हिमाचल अगर हारते हैं, दिल्ली एमसीडी में तो लग नहीं रहा कि कांग्रेस को कुछ होने वाला है, लेकिन लगातार अगर अब ये चुनाव वो हारते हैं तो कहीं ना कहीं अब सीधे तौर पर राहुल गांधी पर सवाल और बड़ा उठेगा, आवाज और बड़ी होगी। तो जिस राज्य में आपकी यात्रा चली वहाँ कांग्रेस का भला नहीं हुआ। ठीक है ओमकार जी, जल्दी से जवाब दीजिए। बहुत मेजर पॉइंट उन्होंने उठाया है। क्या यही वजह है कि हिमाचल और गुजरात में नहीं जा रही भारत जोड़ो यात्रा? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए जहाँ चुनाव होते हैं अगर हम वहाँ प्रोग्राम शुरू कर देंगे तो चुनाव नहीं हो पाएगा। वहाँ हर व्यक्ति अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेहनत कर रहा है, उसको वोट लेना है, उसके संग और कार्यकर्ता भी जुटेंगे। अगर हम वहाँ पर एक प्रोग्राम अतिरिक्त प्रोग्राम तो वहाँ हो ही रहे हैं, रैलियां हो रही है, जनसभाएं हो रही है, स्टार प्रचारकों की आपने लिस्ट उतार दी है। 20 किलोमीटर की यात्रा नित्य होती है। 20 किलोमीटर की यात्रा में सारे कार्यकर्ता उसमें अगर लग जाएंगे तो बाकी क्षेत्रों में कैसे काम चलेगा। किसी भी जगह पर जहाँ चुनाव होता है वहाँ इस प्रकार की रैली नहीं की जाती और इस प्रकार की यात्रा नहीं की जाती है। वो जो चुनाव सभाएं होती है वो अलग होती हैं और यात्रा अलग होती है। और उस यात्रा में अगर वो क्या कहते हैं सारे कार्यकर्ताओं को कर देंगे तो फिर जनता से वोट कैसे मांगेंगे। इसलिए छोड़ा गया, ये छोड़ा गया श्रीकांत जी, इसीलिए छोड़ा गया है। आप तो विद्वान पत्रकार हैं, इस चीज को आप अच्छी तरह से जानते होंगे। सर्टिफिकेट दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कहने के नहीं, कोई बात कहने के लिए आप स्वतंत्र कह सकते हैं, लेकिन जो बात है वो यही की है कि गंभीरता से उसको लिया गया है कि जहाँ चुनाव है वहाँ नहीं। कर्नाटक में चुनाव नहीं था, वहां पर किया उन्होंने। कर्नाटक में आने वाला है चुनाव, लेकिन उसमें चुनाव नहीं हो रहा है। जहाँ चुनाव हो रहा है वहां हम अपनी रैली और यात्रा निकालें तो चुनाव प्रभावित होगा ना। और दूसरे नियम होते हैं चुनाव के। श्रीकांत जी कुछ पूछ रहे हैं। हर जगह की परमिशन होती है, आप छोटा यात्रा नहीं कर सकते हैं, इस तरह की यात्रा नहीं कर सकते हैं। अगर आप चुनाव में इस तरह से करेंगे तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, तो यात्रा प्रभावित होती। इसलिए उसको यात्रा करने के लिए आपको चुनाव आयुक्त से परमिशन नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि कोर्ट ऑफ कंडक्ट लेनी पड़ेगी, उसमें ये नहीं आता। चीज का सुन लीजिए, देखिए लेनी पड़ेगी। हर चीज का खर्च होता है, हर चीज का खर्च होता है। अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव करने में जा रही है तो वो खर्च में जोड़ा जाता है, और वो किसके खर्च में जाएगा सवाल इस बात का है। मान लीजिए उसके अंदर जो आदमी चल रहे हैं, अगर वो नेशनल लेवल पर इसको प्रवक्ता नहीं बनाए गए बोलने के लिए, उनको नहीं किया गया तो वो खर्चा जाएगा। जो वहां पे प्रत्याशी होगा तो उसका खर्च बढ़ जाएगा। आप सोचने का मेरा एक सवाल प्लीज। जी मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं चुनाव आयोग की तरफ से 2 हफ्ते गुजरात में गुजार के भी आया हूँ। मैं कांग्रेस के कुछ वर्तमान विधायकों से और जो टिकट लेकर इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं उनसे भी मिला, बीजेपी के लोगों से भी मिला। उन्होंने सीधे तौर पे कांग्रेस के लोगों ने कह दिया कि हमें सेंट्रल ने यानी कि 10 जनपद रूप 10 जनपद में बिल्कुल फ्री छोड़ दिया है, और हमारे पास जो राज्य की इकाई है वो भी हमारी सहायता के लिए नहीं आ रही है। और पिछली बार चुनाव में तो उन्होंने कुछ हेल्प भी किया था, इस बार चुनाव में तो वो कुछ हेल्प भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सारी मशीनरी जो है वो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में लगी हुई है। तो ये भारत जोड़ो यात्रा अत्यंत आवश्यक है कि 2 स्टेट्स को जीतना ज्यादा आवश्यक है। श्रीकांत जी, आपने किससे बात की मैं नहीं जानता, लेकिन राहुल गांधी जी की यात्रा में सिर्फ 2 आदमी लगे हुए हैं, एक दिग्विजय सिंह जी और एक जयराम रमेश। बाकी सब लोकल लोग लगे हुए हैं, कोई बाहर का आदमी नहीं लगा हुआ है।
और समय समय पर जो बड़े नेता लेकिन भारतीय जाते हैं, जनता वो पार्टी एक तो आध कह रही है घंटा, कि 2 घंटा, 4 एक्टर्स को घंटा या पैसे एक दे दिन दे के बुला रहे हैं आप। में उसके बाद वापस हो जाते हैं। लेकिन भारतीय ये आप जनता पार्टी देख कह रही है लीजिए कि जिसका भी एक्टर्स को सिस्टम पैसे बन दे रहा दे है। के बुला रहे हैं आप लोग भारत जोड़ो कौन? यात्रा में। आप दोनों बातें आप कह रही हैं, एक्टर को पैसे देके बुला रहे हैं। मैं नहीं कह रही, ये तो कोई- भारतीय जनता कोई पार्टी कह एक्टर रही है। पैसा देके आएगा? अब हैं? सर, ये तो आप आपको एक्टर पता गांधी होगा या पैसा भारतीय लेके जनता आएगा पार्टी को नहीं। पता होगा? जो आरोप लगा रहे हैं, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ आपसे। वो तो आरोप लगाना तो उनका काम है। आरोप तो यहाँ तक लगा देते हैं कि राहुल गांधी को सद्दाम हुसैन बना दे रहे हैं, तब उस पर क्या किया जाए भाई? हम किसी का मुंह तो रोक नहीं लेंगे। क्या बनाया था? हम भारतीय जनता पार्टी कंचन में जी, हैं। क्यों आपको हम सद्दाम हुसैन लग रहे हैं? राहुल गांधी जैसे पैदल चल रहे हैं, बोल मेहनत कर रहे हैं। एक मिनट मैं बोल रहा हूँ, बोल लीजिएगा। जब आप बोलेंगे तो हम नहीं बोल रहे थे। मुझे जब श्रीकांत जी बोल रहे थे उसी समय इंटरप्शन होने लगा। एक आपके सामने उदाहरण है। तो सवाल इस बात का है पूछू ना कि आपसे, पूछू ना, मतलब आप ही बोलते रहेंगे, आप बोलेंगे आप पूछिएगा। जब श्रीकांत जी पूछ रहे थे, आप 10 सवाल पूछिए। किसी को क्या बोल आप दिया? 10 सवाल पूछिए, हम 10 का जवाब देंगे। आपको पता है कि आपने क्या बोला? आप 10 सवाल पूछिए, हम 10 का जवाब बड़े देंगे। नेता, लेकिन हम बहस बड़े नहीं नेता करेंगे। किताब में भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को या फिर किसी एक बड़े नेता को बहुत बड़ी एक आतंकी चीजों से अगर वो जोड़ेंगे तो उसको क्या कहेंगे आप? आप कहेंगे बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपके नेता बड़ा अच्छा कर रहे हैं। किस आतंकी से जोड़ रहे हैं? किस आतंकी से जोड़ रहे हैं? बताएंगे? आपको नहीं पता है? आपको नहीं पता नहीं, है? आप बता दीजिए, हमें नहीं मालूम। किताब लिखी है, आपको नहीं पता? अरे थोड़ा सा जान लिया करिए, थोड़ा सा जान लिया अरे करिए। हमसे गलती हो गई, हम नहीं जान पाए। लेकिन आप बताइए श्रीकांत जी कुछ कह रहे गलती हैं। हो गई, हम नहीं जान पाए। आप श्रीकांत जी, बताइए। नहीं जान पाए आप? 1930, 1940, 1950 और 1960 तक आरएसएस ने सावरकर से क्यों दूरी बना के रखी? और सावरकर ने एक बार आरएसएस को, ये आरएसएस की, अगर आप आरएसएस का छोड़िए, सावरकर की जीवनी जिस व्यक्ति ने लिखी है, जिस मराठी साहित्यकार ने लिखी है, अगर आप उसकी भी पढ़ेंगे तो सावरकर ने कहा था कि आरएसएस वर्तमान में हिंदुत्व के भले के लिए या भारत के भले के लिए न सोच रही है न चल रही है। ये उसमें लिखित है। तो ये मुझे बता दीजिए, जिस सावरकर की आप लोग बात करते हैं और आपका बाल बच्चा संगठन यानी कि आरएसएस उसके विरोध में क्यों खड़ा रहा 60 के दशक तक? साहब नहीं, ठीक है, उन्होंने क्या लिखा मैं वहां नहीं, मैं उनके जीवन चरित्र के बारे में बात कर रही हूँ, जो क्योंकि बार बार सवाल इस बात पर आता है ना कि उन्होंने माफी मांगी, किया क्या देश के लिए, तो मैं उस पर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मैं बस इस पर जा रही हूँ कि उन्होंने क्या किया है, अगर आपको नहीं पता, क्योंकि एक व्यक्ति के त्याग को समझना चाहिए, एक व्यक्ति की चीजों को समझना चाहिए। अगर आप किसी की एक राजशाही से मिला करके किसी देशभक्त को खड़ा कर देंगे तो ये देश के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है और इस पर सभी को शर्म आनी चाहिए। और अगर देश के ही लोगों को, देश की ही पार्टी को, देश के ही लोग, देश के ही नेता, एक बड़ी पार्टी कांग्रेस जिसे कहते हैं, अब जो तथाकथित रह गई है, वो किसी एक देश के बड़ी पार्टी को बोलेगी कि आतंकित से जुड़ा हुआ संबंध है इनका, तो क्या बोलेंगे आप? कैसे लोग हैं हम लोग? क्या कर रहे हैं? राजनीति इतना नीचे गिर जाएंगे हम लोग राजनीति में कि हम अपने देश को बदनाम कर रहे हैं, तो गलत है ना। नहीं तो आप सद्दाम हुसैन से तुलना कर देंगे क्या? जा रही है। राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, चल रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं। अभी श्रीकांत जी बताए थे 30-30 किलो, 40-40 किलोमीटर चल रहे हैं। तो चल रहे हैं तो क्या हुआ? एमपी में भगाए भी जा रहे हैं, एमपी में लोगों ने विरोध किया, उनका यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है, तो आप इसको क्या कहेंगे? मेहनत का मतलब होता है आप जनता के लिए कुछ करें, चलने से जनता के लिए कुछ पूरा कुंडा उतर आया उनका। प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और तमाम जो लोग हैं, उनका बेटा तक वहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ। जी नेहा जी, मुझे समझ नहीं आता है कि राहुल जी को लेकर के इतना ज्यादा बचपने में कांग्रेस क्यों चली जाती है। लेकिन एक बात बहुत खुशी की है, चलो कांग्रेस ने लास्ट में आकर के स्वीकार तो कर लिया कि राहुल जी इस लायक नहीं है कि उनको किसी भी प्रकार से सीरियस मुद्दे पर लाया जाए। हाँ, रीलॉन्चिंग चल रही है उनकी, ये बात अलग है यात्रा के दौरान, लेकिन इस पर समझा जा सकता है जब राहुल जी को कुछ नहीं समझा गया तो सोचा प्रियंका जी कुछ कर सकती हैं, प्रियंका जी को भेज दिया गया। अब उनको भी कुछ नहीं समझा गया, जान लिया कि उनसे भी कुछ होने वाला नहीं है, तो वही बात है कि अब उनके पतिदेव को उतार दिया गया। तो यात्रा में जीजा साले मिलकर के दोनों प्रयास कर रहे हैं, तो जैसे बहन नहीं कर पाई तो फिर अब उनके जीजा जी क्या करेंगे। लेकिन देखने वाली बात वही है कि दिलचस्प हो रहा है, यात्रा भी दिलचस्प हो रही है। अब देखते हैं कितने कितने लोगों को, कितने रिश्तेदारों को उतारा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी संभाली जा सके और अध्यक्षता में
में जो भी चीजें आए वो राहुल जी के पक्ष में आ जाएं। तो देखते हैं, मैं तो कहूंगी कि राहुल जी को यूं ही अध्यक्ष बना देना चाहिए, क्योंकि प्रयास तो इसी का चल रहा है। ठीक है, ओमकार जी जवाब दीजिए। परिवार में तो एकजुटता दिखाई दे रही है, कांग्रेस पार्टी में कब दिखाई देगी और इसका कितना फायदा मिलेगा? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा इसीलिए चालू की गई है जो हमारी बहन कंचन की नफरत बोल रही है। मतलब जीजा जी, फलाने जी, जिमाके जी, अरे ये सब चीजें क्यों आप लोग करते? तो राहुल जी इससे क्या तो नहीं बनाया, अगर मेरी नफरत लग रही है इससे बहन हमें कोई तकलीफ नहीं है, बस हम आपको आईना दिखा रहे हैं कि इससे कोई फायदा नहीं होता। अरे भाई, जब एक व्यक्ति कहीं निकलता है तो परिवार साथ में आता है कि हम भी आपके साथ खड़े हैं, उससे फायदा उनसे नहीं मिलेगा। राहुल गांधी आज 20 दिन 25 दिन से यात्रा कर रहे हैं और जिस तरह से उनका भीड़ स्वागत कर रही है वो कोई एक किसी व्यक्ति आने से नहीं, न बढ़ जाने वाला न घट जाने वाला। राहुल गांधी के लोग मिलने आ रहे हैं, उनकी बात को करने आ रहे हैं, उनकी बात सुनने आ रहे हैं और राहुल गांधी उन लोगों की बात समझने जा रहे हैं ताकि वो समझे कि हाँ हम क्या इस देश के लिए और कर सकते हैं। जो यहाँ पर संस्थाएं बंद हैं हम उसको कैसे खोल सकते हैं, इसलिए वो जनता से डायरेक्ट बात कर रहे हैं कि आप लोग होशियार हो जाइए और आप लोग होशियार होके आप अगर नहीं देश को संभालेंगे तो ये देश डूब जाएगा। इसको वो समझा रहे हैं पब्लिक को। इतना पब्लिक समझती है, ये आने वाला समय। हम ये नहीं कहते हैं कि हम आज चले गए, हम जो कह देंगे वो जनता सुन लेगी, लेकिन आने वाला समय ये बताएगा कि वो पब्लिक ने समझा है, उसको स्वागत किया है कि नहीं किया। नंबर 1। नंबर 2, जहाँ ये परिवार की बात करते हैं कम से कम इनको ये सोचना चाहिए, अरे भाई आप अपने यहाँ पे झाँक के देखो, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है, उनका लड़का MLA है कि नहीं है? वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रही है, उनका लड़का MP है कि नहीं है? आप समझिए, आप बता दीजिए। अमित शाह गृह मंत्री है, उनका लड़का BCCI का चीफ है कि नहीं बना हुआ है? तो सवाल इस बात का है, आप अपने घर में भी झांकिए, परिवारवाद में आप पीछे नहीं है। वो परिवारवाद से निकल गए ना, अध्यक्ष दूसरा बना दिया, अब गांधी परिवार से अध्यक्ष नहीं है। बोलते हैं इसलिए जाहिर तौर पे इस मुद्दे को उठाएंगे। राजनीति में जाना चाहता जाए वो तो जनता जिताएगी ना उनको। जनता अगर जिता रही है तो उस आदमी में योग्यता है। अगर वो हारेगी तो वो जल्दी से कंचन जी जल्दी से रखिए, 5 से 10 सेकंड आपके पास में। श्रीकांत जी का रुख करना है, जल्दी से रखिए अपनी बात। नेहा जी, एक कम 40 चुनाव हारने के बाद आप ये कह रहे हैं कि राहुल जी को जनता जिता लिया। मुझे नहीं समझ में आता कि कांग्रेस किस प्रकार के चुनावों को जीत रही है। तो ये अलग ही इनके मुद्दे हैं, अलग ही चीजें हैं और फिर पूरे परिवार को उतरना पड़ता है अध्यक्ष बनाने के लिए। तो 1951 से लेके 1984 तक कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की आती थी मालूम है आपको? कहीं 4, कहीं 5, कहीं 6, कहीं 7। और आप सुनिए, वर्तमान की बात मत कीजिए। और आप चाहती हैं कि हम अगर एक चुनाव हार गए हैं तो हम घर बैठ जाए। राजनीति में विपक्ष जब हारता है तो उसका मतलब नहीं घर बैठ जाएगा, वो अपना प्रयास जारी रखता है और चुनाव लड़ता रहेगा आगे चलते। समय आएगा जब जनता बदलेगी, आप उसी को। ठीक है, श्रीकांत जी का रुख कर रहा हूँ मैं। नहीं इस तरह से नहीं। श्रीकांत जी, भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में निकल रही है, वहाँ जहां से निकलेगी जो रास्ता है उसका 5 लोकसभा सीटें, 16 विधानसभा सीटों पर क्या लगता है जो जिस रास्ते से गुजरेगी उस पर खास तौर पे असर होगा और आने वाले वक्त में इसका फायदा मिल पाएगा? नहीं, इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को, कांग्रेस को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें ये है कि जिन रास्तों से ये गुजर रही है वहां पर देखिए, अब मैं बिल्कुल ओंकार जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि ये पूरा यात्रा का जो पूरा है ये दिग्विजय सिंह बना रहे हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं जयराम रमेश, वो उसे बना रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको पता है कि दिग्विजय सिंह कमलनाथ की खास तौर से अभी जमीन कितनी काट रहे हैं? आपको बताऊं, मुझे लगता है कि कांग्रेस के मेरे मित्र को पता होगा और नेहा जी आपको भी पता होगा, यात्रा का रूट पहले कुछ और था और यात्रा का रूट जो है पिछले 2 हफ्ते से थोड़ा समय पहले इसको बदला गया ताकि कितना कमजोर किया जा सकता है कमलनाथ को। और ये जो पूरा एरिया है ये वही एरिया है जिस बार पिछली बार दिग्विजय सिंह ने अपने लोगों को टिकट दिलवाए, लड़वाए, कुछ को जितवाया और कुछ को पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण कमलनाथ को डाउन करने की कोशिश की। क्योंकि दिग्विजय सिंह पहले ही जानते थे कि अगर कांग्रेस जीतती है, कांग्रेस सत्ता के आसपास पहुंचती है तो
10 जनपद सबसे पहले अगर किसी का चुनाव करेगा तो वो होंगे साहब कमलनाथ। तो इसीलिए दिग्विजय सिंह अपने पत्ते पहले ही से जमा कर बैठे हैं। यात्रा कहाँ जा रही है, यात्रा किन गलियों से गुजरेगी और किनको टिकट मिलेगा, कौन हारे जाएंगे, कौन हरवाए जाएगा। बीजी राजा बहुत बड़े राजनीतिक हैं और मुझे लगता है कि एक छोटा सा सवाल मेरा ओमकार जी, मैं कंचन जी एक सेकंड लौटती हूँ। ओमकार जी, जिस बात का जिक्र अभी श्रीकांत जी कर रहे थे, सर आप लोग रूट में बदलाव कर दिया गया, पहली बात। और दूसरी बात ये, आप लोग कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ हम नफरत को दूर करना चाहते हैं। हम कहीं ना कहीं जो एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो माहौल खराब करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, उसको हम दूर करना चाहते हैं। सर यहाँ पे तो कांग्रेस में ही आपसी गुटबाजी इतनी है, आपसी कलह इतनी है, आपसी नफरत इतनी है, जिसका तो रूट डाइवर्ट करके भी एक कहीं ना कहीं उदाहरण के तौर पर हम देख पा रहे हैं। कैसे देश की नफरत दूर करेंगे? सुन लीजिए, जितनी बड़ी पार्टी है, हर पार्टी में ग्रुपिज्म तो होता ही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस हो वो। लेकिन इसका ये मतलब है कि उससे पार्टी प्रभावित होती है, पार्टी नहीं प्रभावित होती है ना सर। राजस्थान में देख लो, पार्टी प्रभावित नहीं हुई। कैसी बात आप कर रहे हैं सर? आप देख लीजिए आप गडकरी साहब ने कितनी बार क्या कहते हैं दबे शब्दों में प्रधानमंत्री के खिलाफ बोला है, उनके विचारों से भिन्नता जताई है, लेकिन पार्टी को नुकसान नहीं उसके अंदर से उसमें हो जा रहा है कोई। तो वो सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है पार्टी स्तर पे सारे नेता एक हैं। और जहां तक मैं समझता हूं, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ अभिन्न मित्रों में से, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को काटने लग रहे हों। और जो अभी आपने बताया राजस्थान की बात की थी श्रीकांत जी, आज ही के अखबार में सचिन पायलट ने बयान दिया है कि मेरा उससे कोई मतलब नहीं है जो गुर्जर समाज कर रहा है, और वहाँ पूरी स्वागत होगा, पूरे दमखम के साथ होगा, और दोनों ग्रुप जो है बाकायदे स्वागत करेंगे। कोई आदमी सब लोग अपना बाहुबल दिखा रहे हैं राजस्थान में। नहीं ना, देखिए अब वो तो आप पत्रकार हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, उसके लिए नहीं मैं कह दूंगा। लेकिन जो मैं जानता कुछ भी नहीं कह सकते ना सर, जो असलियत है वो तो बताएंगे ही ना। नहीं भाई, आपका काम बताना है, आप बताइए। लेकिन जो मैं समझ रहा हूँ कि पार्टी स्तर पे कभी भी कोई अब विरोध नहीं है किसी एक दूसरे का। राहुल गांधी जी के लिए सारे लोग मिलकर एक हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये छोटी राजनीति अब इसमें इसलिए कांग्रेस करने की स्थिति में नहीं है कि अगर हरा भी देगी तो अपना ही नुकसान करेगी, दूसरे का नुकसान नहीं करेगी। ये बड़े नेता जानते हैं अच्छी तरह से, इसलिए वो भले ही थोड़े 2-4 सीटों में लेन देन कर ले, अलग बात है। अब यात्रा क्यों परिवर्तित हुई, ठीक है। कंचन जी कुछ कहना चाह रही थी, काफी देर जल्दी से बात रखिए, मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूं। कंचन जी बता रहे हैं, मैं उसको चैलेंज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी दोनों अभिन्न मित्र हैं, ये मेरी जानकारी। ठीक है कंचन जी। जी नेहा जी, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की पार्टी अब बड़ी है। मुझे थोड़ा सा हंसी आ रही थी इस बात पर कि आप बड़ी पार्टी है, इतने बड़े बड़े नेता जाने के बाद, और गुलाम नबी आजाद जाने के बाद, आपके सिब्बल जाने के बाद, आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया जाने के बाद भी बड़ी पार्टी है। मैं उस पर नहीं जाऊंगी, आपकी पार्टी आपके लिए बिल्कुल बड़ी होनी चाहिए। बहुत छोटी पार्टी। मैं दूसरी बात पर जो मुझे पता है आपको मिर्ची लग रही हूँ, मैं समझ सकती हूँ। कमलनाथ पर नेहा जी, मैं आपसे उम्र में बहुत ओके, मैं आपसे व्यक्तिगत बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। देखिए वो मेरे संस्कारों में नहीं आता, भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों में भी नहीं आता। आप मुझसे बहुत बड़े हैं, मैं आपका सम्मान करती हूँ। सुनिए, देखिए मेरा टाइम बर्बाद मत करिए आप। मैंने आपका सम्मान किया, उम्र के नाते मैं आपका हमेशा सम्मान करूंगी, लेकिन एक दूसरे पे नीचे कटाक्ष मत करिए प्लीज। बात कर रहे हैं, डिबेट की मर्यादा को रखिए ना, बरकरार रखिए उसे प्लीज। कोई भी दुश्मनी नहीं है, मैं आपको बिल्कुल नहीं जानती हूँ, कट्टा नहीं, मैं आपका सम्मान करती हूँ उम्र के लिए। दूसरा पॉइंट मेरा रख लीजिए, जल्दी से। धन्यवाद। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि कमलनाथ जी, जिनको कहते हैं कमलनाथ जी, वो केक पर मंदिर काट रहे हैं, वो केक पर हनुमान जी की मूर्ति को बना करके काट रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी हिंदू इस प्रकार की क्रियाकलाप को बर्दाश्त करेगी, क्योंकि जैसे कर्म होते हैं, अभी बहुत लोगों ने उनको सराहा, बहुत लोगों को वो बहुत मानते थे उनको लोग। मैं बिल्कुल खुला करके बोल रही हूँ, लेकिन कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव ब्रियते दुखम सुखम भयम क्षेवम कर्मणैवाभिपद्यते। नेहा जी, कर्म का फल सबको मिलता है। जो हनुमान जी का, जो हिंदुत्व का, जो अपने धर्म का अगर अपमान करता है, तो मैं मानती हूँ कि जनता उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। चलिए, ये आने वाला वक्त बताएगा जनता स्वीकार करती है या फिर नहीं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।